स्वागत है आप सभी का इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर में, जिसमें हम लोक प्रशासन के सिद्धांत और लोक प्रशासन के विषय को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसी लेक्चर सीरीज का ये नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम पारिस्थितिकी उपागम को लेकर आए हैं। आज हम FW रिग्स के द्वारा प्रतिपादित किए गए पारिस्थितिकी उपागम को पढ़ेंगे, और इस उपागम को क्योंकि प्रिज्मेटिक मॉडल भी कहा जाता है, तो यह हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसे पारिस्थितिकी उपागम को रिग्जियन मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि FW रिग्स ने इस मॉडल को लाया था, तो इसको रिग्जियन मॉडल कहा जाता है। रिग्स ने इसमें जो स्टडी मेथड का यूज किया उसे इकोलॉजिकल अप्रोच कहा जाता है, यानी कि अध्ययन पद्धति उनकी पारिस्थितिकी दृष्टिकोण की थी। तो पारिस्थितिकी दृष्टिकोण को हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये है क्या। पारिस्थितिकी उपागम की विशेषताओं को अगर हम देखें तो इसे हम एक पर्यावरण के संबंध में समझ सकते हैं। पारिस्थितिकी शब्द जो है जंतु विज्ञान से लिया गया है, और जिस प्रकार से कोई पौधा अपने स्वयं की जलवायु में ही जीवित रहता है, वैसे ही प्रत्येक समाज का विकास और वृद्धि उसके अपने इतिहास, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक संरचना, इन सभी चीजों से ही अनुकूलित होती है। तो समाज में सामाजिक और भौतिक पर्यावरण जो है उसकी बहुत सी संस्थाओं और विचारों को आकार और प्रभावित करते हैं। तो इसी को समझते हुए पारिस्थितिकी उपागम को समझना आवश्यक है कि हमारा ये जो पर्यावरण है, इस पर्यावरण को आप इस डायग्राम से समझिए। इस पर्यावरण में बहुत सारी उपव्यवस्थाएं काम करती हैं, जैसे कि NGOs, न्यायपालिका, फैमिली, विधायिका, राजनीतिक दल, कार्यपालिका, ये सारी उपव्यवस्थाएं आपस में अंतःक्रिया करती हैं, और प्रशासन भी इन उपव्यवस्थाओं के जैसे ही एक उप व्यवस्था है। यानी हम प्रशासन को पर्यावरण से पृथक होकर नहीं देख सकते। प्रशासन पर्यावरण से प्रभावित होता है। इन दोनों के बीच, इन सभी के बीच आपस में अंतःक्रिया होती है, और यह जो प्रशासन है अपनी स्पेसिफिक टाइप के इन्वायरमेंट में ही, अपनी जलवायु में ही फलता फूलता और बड़ा होता है। तो विकासशील देशों के प्रशासन का अध्ययन करते हुए रिग्स ने अन्वेषण किया कि यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था कुछ अलग है, और सरकारों की बदलती भूमिका प्रशासन को भी बदलने पर मजबूर करती है। तो ऐसे करते हुए रिग्स ने पारिस्थितिकी उपागम को थाईलैंड, फिलीपींस और भारत में अध्ययन करके विकसित किया। ये पारिस्थितिकी उपागम का एक छोटा सा बैकग्राउंड था। इसमें अब हम देखते हैं कि जो अध्ययन पद्धति इनकी इकोलॉजिकल अप्रोच है, क्योंकि रिग्स हर इस उपागम को जो इकोलॉजिकल पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखते हैं, उन्होंने इसका अध्ययन भी पर्यावरण के दृष्टिकोण से किया, तो इसलिए हम इसे इकोलॉजिकल अप्रोच मान के चलते हैं। और इस इकोलॉजिकल अप्रोच को ऐसा नहीं है कि सबसे पहले FW रिग्स ने ही इस्तेमाल किया था। इससे पहले जॉन गॉस, LD व्हाइट और M डिमॉक ने भी इकोलॉजिकल अप्रोच से अध्ययन किया है। इसमें जो आपके FW रिग्स हैं, वो दो प्रकार के आदर्श समाजों की बात करते हैं। वे कहते हैं कि एक है कृषि प्रधान समाज और एक है औद्योगिक समाज। ये दोनों आदर्श ध्रुवीय प्रकार हैं। एक में फ्यूज्ड, यहाँ पे फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड सोसाइटी होता है, और इसमें डिफ्रेक्टेड प्रकार की सोसाइटी होती है। फ्यूज्ड प्रकार की सोसाइटी में जो प्रशासन पाया जाता है उसे चैम्बर नाम से पुकारा जाता है, और डिफ्रेक्टेड प्रकार की सोसाइटी में जो प्रशासन होता है उसे ऑफिस नाम से पुकारा जाता है। इन दोनों समाजों के एक मध्य की स्थिति है, जिसे संक्रमण की स्थिति कहते हैं, संक्रमणीय समाज। उस समाज में प्रिज्मेटिक समाज पाया जाता है, और इस प्रिज्मेटिक समाज के प्रशासन को साला नाम से संबोधित किया जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में इसी लेक्चर में आगे देखेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसे समझने के लिए हम इसे इस डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए, फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक और डिफ्रेक्टेड मॉडल, ये FW रिग्स का मॉडल है, जिसे फ्यूज, प्रिज्मेटिक, डिफ्रेक्टेड मॉडल कहते हैं। इस मॉडल में ये तीन प्रकार के समाजों की बात करते हैं कि जैसे प्रिज्म में कोई भी किरण आके फैल जाती है, तो उसी प्रकार से ये तीन प्रकार के समाज हैं, जिसमें पहला समाज फ्यूज्ड है, जिसमें किसी प्रकार का कोई क्रिया कुछ नहीं पाया जाता, वो बिल्कुल बंद समाज है। फिर ये जो समाज है ये आगे बढ़ता है और ये प्रिज्म में प्रवेश करता है। फिर ये प्रिज्म में से
आगे बढ़ के बहुत सारे समाज की इकाइयों में बट जाता है, जैसे कि किरणें बट जाती है, प्रिज्म में से प्रवेश होकर जैसे किरणें फैल जाती हैं, वैसे ही डिफ्रैक्टेड समाज में हर प्रकार के कार्य करने के लिए अलग अलग विशेष इकाइयां होती हैं। इस समाज में सारे कार्य एक ही इकाई करती है। देखिए यहाँ कोई आपको अलग नहीं पाया जाएगा, ये एक ही संरचना है। प्रिज्म में संरचनाएं थोड़ी बढ़ रही हैं, कम से ज्यादा की ओर, तो यहाँ ये संक्रमण की अवस्था पाई जाती है। और इन समाजों में देखिए हर काम को करने की अलग व्यवस्थाएं हैं, पहली व्यवस्था, दूसरी व्यवस्था, तीसरी व्यवस्था, चौथी व्यवस्था। तो ये सारी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं अलग अलग प्रकार के कार्य के लिए, इसे हम संरचनात्मक प्रकार्यात्मक व्यवस्था बोलते हैं। यानी जितनी भी संरचना है उतने प्रकार के कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार की संरचनाओं का उपस्थित होना। जो संरचनाएं बनी हुई है वह अपने स्पेसिफिक काम करने के लिए बनी हुई है। तो ये समाज कंपैरेटिवली बहुत विकसित माने जाते हैं, औद्योगिक माने जाते हैं और आधुनिक माने जाते हैं। और ये वाले समाज संक्रमण काल की अवस्था के माने जाते हैं। और इन समाजों को परंपरागत समाज माना जाता है, यानी फ्यूज्ड समाज, परंपरागत समाज, प्रिज्मेटिक समाज, संक्रमण काल के समाज, डिफ्रैक्टेड समाज यानी आधुनिक समाज। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर जो आपका फ्यूज्ड सोसाइटी और डिफ्रैक्टेड सोसाइटी को एग्रेरिया और इंडस्ट्रिया कहा जाता है। एग्रेरिया यानी कृषक, इंडस्ट्रिया यानी औद्योगिक। तो इन दोनों समाजों में हम अंतर देख लेते हैं कि अंतर क्या है। इनमें ये अंतर है कि तुलनात्मक रूप से जो फ्यूज्ड समाज है उनमें स्थानीय समूह स्थिर पाए जाते हैं और इनकी गतिशीलता बहुत सीमित होती है। और यह समाज बिल्कुल स्थिर होते हैं, बंद होते हैं। इनमें जो कानून निर्माण हुआ, कानून को लागू करना हुआ, लॉ एंड ऑर्डर को बनाना रखा हुआ, ये सारे कार्य एक ही प्रकार की इकाई के द्वारा किया जाता है। फिर डिफ्रैक्टेड सोसाइटी यानी मॉडर्न सोसाइटी में अति उच्च स्तर की सामाजिक गतिशीलता पाई जाती है, यानी हाई लेवल का सोशल मोबिलाइजेशन होता है। इसमें हर टाइप का कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार की इकाइयां होती हैं। कृषक समाज सरल व स्थिर व्यावसायिक विभिन्नता पाई जाती है, यानी व्यावसायिक विभिन्नताएं नहीं पाई जाती, एक ही तरह के व्यवसाय करने वाले लोग मिलते हैं, यानी कृषि से जुड़ी हुई गतिविधियां ही आपको देखने को मिलती हैं। बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो कुछ बिजनेस कर रहे होंगे, दुकान खोले होंगे। तो बहुत सिंपल सोसाइटी होती है। लेकिन डिफ्रैक्टेड सोसाइटी में अलग अलग प्रकार की व्यावसायिक व्यवस्थाएं मिलेंगी आपको। हर तरह की प्रोडक्ट्स के लिए अलग शॉप्स मिलेंगी, आपको हर प्रकार के उत्पादन के लिए अलग कंपनियां मिलेंगी और प्रशासन के हर तरह के कार्य करने के लिए अलग प्रकार की संरचनाएं मिलेंगी। फिर है फ्यूज्ड सोसाइटी। यह कार्यात्मक रूप से यानी फंक्शनल तरीके से यह बंद सामाजिक स्तरण इसमें पाया जाता है, यानी एक क्लोज्ड सोसाइटी को जो है फ्यूज्ड समाज ये दर्शाता है। जबकि डिफ्रैक्टेड समाज में शैक्षिक समूह के द्वारा विशेषीकृत कार्यों की व्यवस्था, बहुत सारे एनजीओज आपको मिलेंगे, बहुत सारे हेल्प ग्रुप्स मिलेंगे, तो बहुत अलग अलग प्रकार के विशेषीकृत कार्यों की व्यवस्था भी यहाँ आपको दिख जाएगी। वहीं कृषि वाले समाज में विशेषीकृत और अलिखित प्रकार की व्यवस्थाएं पाई जाती है, यानी यहाँ पे कुछ भी चीज है वो थोड़ा अगर स्पेसिफिक भी हुई तो वह अलिखित होती है, उसे लिखा नहीं गया होता है। ज्यादातर चीजें आपकी ट्रेडिशन, कन्वेंशन और अलिखित रूल रेगुलेशन, रूढ़ियों, परंपराओं से ही संचालित होती है। यहाँ पर आपको बहुत से सार्वभौमिक और अवसरवादी मूल्य देखने को मिलते हैं, यानी कोई भी चीज है, अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ पे बहुत मिलेगी और बहुत सी चीजें आपको यहाँ यूनिवर्सल मिलेगी। तो ये था कृषक और औद्योगिक समाज के मध्य अंतर। लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि एफ.डब्ल्यू. रिग्स ने जो पारिस्थितिकी उपागम बताया है इसकी विशेषताएं क्या है। ये कहते हैं कि प्रशासन जो है वो समाज की अन्य उपव्यवस्थाओं की भांति ही एक उपव्यवस्था है। और ये देखिए ये कैसे है, जो अन्य उपव्यवस्थाएं हैं जैसे राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, ये उपव्यवस्थाएं हैं, वैसे ही प्रशासन भी एक उपव्यवस्था है और इनमें आपस में अंतःक्रिया निरंतर चलती रहती है। दूसरा ये कि समाज का जो विकास है
उसके साथ साथ समाज की आंतरिक संरचनाओं में विशेष परिवर्तन होता जाता है। जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप करेगी उसके अंदर की संरचनाएं भी परिवर्तित होंगी। फिर है इन संरचनाओं में जो परिवर्तन है वह स्पष्ट दिखाई देता है, यानी संरचनाओं में अंतर का स्पष्ट दिखाई देना विकास का संकेत होता है। यदि आपको दिख रहा है कि कोई संरचना है वो विकसित हो रही है, जैसे हमारे यहाँ हमने प्लानिंग के लिए प्लानिंग कमीशन बनाया हुआ था स्पेसिफिकली, अब हमने नीति आयोग बनाया है, तो हमारे यहाँ संरचनाएं भी है और उनमें परिवर्तन भी होता रहता है। इसका मतलब हमारे यहाँ विकास हो रहा है, तो संरचनाओं में परिवर्तन होना विकास का संकेत होता है। फिर है कि दो प्रकार के आदर्श ध्रुवीय प्रतिमान आदर्श प्रकारों के मध्य संक्रमणीय चरण में प्रिज्मेटिक समाज पाया जाता है। ये हमने देख लिया कि दो प्रकार के आदर्श समाज पाए जाते हैं, कृषि प्रधान समाज यानी फ्यूज्ड सोसाइटी, औद्योगिक समाज इंडस्ट्रियल डिफ्रेक्टेड सोसाइटी। तो फ्यूज्ड सोसाइटी जहाँ सभी प्रकार के कार्य एक संरचना के द्वारा किया जाता है, और रिफ्रेक्टेड सोसाइटी यानी हर प्रकार के विशेषीकृत कार्य विशेष संरचना के द्वारा किया जाता है। तो ये दो प्रकार के ध्रुवीय समाज आदर्श प्रकार पाए जाते हैं इसमें पारिस्थितिकी उपागम में। फिर रिग्स कहते हैं कि इसके बीच में आपको संक्रमणीय चरण में प्रिज्मेटिक समाज मिलेगा। तो देखिए आप दोनों के मध्य की स्थिति संक्रमणीय स्थिति प्रिज्मेटिक समाज कहलाती है, यानी प्रिज्मेटिक समाज में फ्यूज्ड और रिफ्रैक्टेड इन दोनों सोसाइटीज की विशेषताएं एक साथ पाई जाती हैं और इसके प्रशासन को साला नाम से पुकारा जाता है। तो पारिस्थितिकी उपागम की विशेषताएं बताते हुए रिग्स यही स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रशासन पर्यावरण से अलग होकर कार्य नहीं करता है, यह इसको प्रभावित करता है और स्वयं भी प्रभावित होता है। दोनों के बीच अंतःक्रिया होती है, इसी अंतःक्रिया को समझ के प्रशासन को समझा जाता है। और जिस प्रकार एक पौधा अपनी जलवायु विशेष में बढ़ता है, उसी प्रकार समाज का विकास भी उसके अपने इतिहास, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था इनसे प्रभावित होता है। और प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए इसकी अन्य उपव्यवस्थाओं को समझना आवश्यक है। तो पारिस्थितिकी उपागम में आदर्श प्रकार को व्यवस्था उपागम के द्वारा इन्होंने समझाया है, जिसमें कि सभी भागों को एक दूसरे से जुड़ा हुआ और एकीकृत रूप से देखा जाता है। ये था पारिस्थितिकी उपागम की विशेषताएं। अब हम स्पेसिफिकली जो रिग्स का प्रिज्मेटिक साला मॉडल है इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। जो प्रिज्मेटिक समाज की विशेषताएं हैं, यानी विकासशील देशों की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए ही प्रिज्मेटिक मॉडल का विकास किया गया है। इसमें समाज के 3 प्रकार बताए गए हैं, फ्यूज्ड, प्रिज्म और डिफ्रेक्टेड। तो कोई भी प्रकार का समाज विशुद्ध रूप से डिफ्रेक्टेड नहीं होता या विशुद्ध रूप से फ्यूज्ड नहीं होता, इनमें एक दूसरे के गुण अवश्य पाए जाते हैं। और जो साला मॉडल है इसकी विशेषताएं अगर हम देखें तो इसमें 3 प्रकार की विशेषताएं आपको देखने को मिलेगी, यानी विविधता, औपचारिकता, अतिच्छादन। ये जो साला मॉडल है, यानी इस प्रकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इसमें विविधता पाई जाती है या एक जगह समान नहीं पाई जाती, इनमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, औपचारिकताएं पाई जाती हैं, ओवरलैपिंग यानी अतिच्छादन पाया जाता है, यानी एक कार्य को रिपीटेशन बहुत बार होता है, रेड टेपिज्म पाया जाता है। तो ये जो है प्रिज्मेटिक सोसाइटी, इसमें जो साला प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था पाई जाती है, इसमें बहुत सारे ऐसे गुण भी हैं जो कुछ औद्योगिक समाज के गुण इसमें पाए जाते हैं और कुछ कृषक समाज के भी, यानी ये एक संक्रमणीय काल अवस्था की प्रशासनिक व्यवस्था है। तो ये तो हमने पारिस्थितिकी उपागम देखा जिसे FW रिग्स ने दिया है। तो रिग्स अपने इस पारिस्थितिकी उपागम को विकास प्रशासन का आधार बताते हैं और तुलनात्मक लोक प्रशासन में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। यह एक बहुत ही श्रेष्ठ तुलनात्मक अध्ययन की अन्वेषण प्रणाली पे आधारित, अद्वैतवादी और पारिस्थितिकी दृष्टिकोण पे आधारित एक उपागम है जो लोक प्रशासन में बहुत महत्वपूर्ण है और न केवल विषय के रूप में बल्कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। आप इस लेक्चर में बताई गई सभी बातों को रिवाइज करते रहिए, बार बार में पढ़ते रहिए, याद करते रहिए और हम नेक्स्ट लेक्चर आपके साथ बहुत जल्दी लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।